Hey guys, welcome to Student Study YouTube channel. Watch today's topic in this video, and if it's worth for you, then like that video and subscribe the channel. Also press the bell icon for further notifications. So let's begin. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लास्ट पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कॉन्टिन्यूस चार्ज में हम लोग पढ़ चुके थे कि अगर एक पॉइंट चार्ज होता है तो उसकी वजह से किसी और पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो वो इस तरीके से आउटवर्ड आता है और उसकी वैल्यू होती है, अगर ये चार्ज Q है तो उसकी वैल्यू होती है KQ बाय डिस्टेंस R होता है तो R², ये वैल्यू होती थी। उसी तरीके से हमने आगे भी पढ़ा था कि एक रोड की वजह से, एक फाइनाइट रोड की वजह से भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था किसी पॉइंट P पे, ठीक है। और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, ड्यू टू रोड, अगर रोड की लेंथ हमने मान ली थी कि L है और उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने मानी थी लैम्डा थी, उस केस में हमारे पास E की वैल्यू आई थी KQ बाय L इंटू 1/a माइनस 1/a प्लस L, अगर ये डिस्टेंस A दूरी पर था, यानी A दूरी पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था तो, ठीक है। उसी तरीके से हमने इनफाइनाइट रोड भी ली थी कि ये इनफाइनाइट तक जाती है और उसकी वजह से हमने किसी पॉइंट, ये P पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था और इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारे पास डायरेक्शन क्या आई थी, ये वाली आई थी और उसकी वैल्यू हमारे पास आई थी E इज इक्वल्स टू, हमने क्या क्या माना था इस केस में कि ये R दूरी पर है और ये हमने एक पॉइंट Y कंसीडर कर लिया था, तो ये पॉइंट हमारे पास आया था √R² प्लस Y²। उस केस में E की वैल्यू हमारे पास आई थी लैम्डा बाय 2πε0 R, ये आई थी। अब इस पॉइंट में हमें एक चीज़ देखनी होगी कि हमने ये देखा था कि ये पूरी इनफाइनाइट रोड है, तो हमने ये बोला था कि ये एक मिड पॉइंट की तरह एक्ट करेगा, ऊपर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा नीचे भी वैसे ही लग रहा होगा, इसलिए हमने साइन कॉम्पोनेंट कैंसिल करके सिर्फ कॉस कॉम्पोनेंट ले लिया था, ठीक है। अगर हम बात करें इससे थोड़ा सा ऊपर, मान लो यहाँ पर, क्या ये मिड पॉइंट नहीं होगा, मिड पॉइंट होगा ये भी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से भी इन्फाइनाइट तक एक्सटेंडेड है, यहाँ से भी इन्फाइनाइट तक एक्सटेंडेड है, इसका मतलब मिड पॉइंट यहाँ हो या यहाँ हो क्या फ़र्क पड़ता है, एक ही बात है कि मिड पॉइंट कहीं भी हो, क्योंकि वो इन्फाइनाइट है। अगर वो इन्फाइनाइट नहीं होता जैसे इस केस में तो हमें पता है मिड पॉइंट एक यहीं लाई करेगा, लेकिन क्योंकि ये इन्फाइनाइट है तो हम मिड पॉइंट चाहे यहाँ माने, यहाँ माने, यहाँ माने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से ये सारे ही मिड पॉइंट्स हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस तरीके से ना लग के इन सब की वजह से लगेगा ऐसे। इसका मतलब इसकी सिमेट्री की अगर हम बात करें तो इसकी सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री। सिमिलरली इसकी बात करें तो स्फीरिकल सिमेट्री होती है। वैसे तो एक पॉइंट पर है, लेकिन हर स्फीयर में देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। अगर इस पूरे स्फीयर की बात करें तो अगर हम पॉइंट चार्ज की बात करते हैं तो हमारे पास स्फेरिकल सिमेट्री होती है, और अगर हम लाइन चार्ज की बात करते हैं तो हमारे पास सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती है जनरली। अब हम पढ़ने वाले हैं रिंग से इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने क्योंकि रोड से निकाल लिया है, पॉइंट से निकाल लिया है, अब हम एक रिंग से निकालेंगे। रिंग का मतलब है, मान लो इसी रोड को, ये फाइनाइट लेंथ की रोड को हम लोग इसे फोल्ड करके रिंग बना दें, इसकी लेंथ L बन जाएगी। अब इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे वो पढ़ने वाले हैं अभी हम। तो यहाँ हम फाइंड आउट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग। मान लो हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है इस तरीके से, अगर उसका रेडियस हमने कैपिटल R मान लिया, अब हमें उससे कहीं इधर y एक्सिस लग रहा है हमें, तो ये y ले लेते हैं हम। y दूरी पर हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस पूरे रिंग की वजह से। अब इस रिंग पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब पूरे रिंग पे इस तरीके से है, ये अंदर से हॉलो है तभी ये रिंग है, ठीक है, अंदर नहीं है इसमें चार्ज। अब क्योंकि ये 2 डायमेंशन है तो देखो कुछ पोर्शन बोर्ड के बाहर होगा, कुछ बोर्ड के अंदर, इस तरीके से है ये रिंग, ठीक है। तो ये पोर्शन बोर्ड के बाहर और ये बोर्ड के अंदर की साइड हो जाएगा, ठीक है। अब हमें बिल्कुल बीच में सेंटर की तरफ किसी डिस्टेंस पर, y डिस्टेंस पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हम तरीका तो वही लगाने वाले हैं जो हम आज तक करते आए हैं कि छोटा सा एलिमेंट मान लेंगे, वही काम करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें अभी हमें डायरेक्शंस का अच्छे से पता करना होगा कि वो कहाँ पर होगी। मान लो अब इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं, पूरा चार्ज Q है डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, Q चार्ज है ये पूरा जो रिंग के ऊपर है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आने वाला है, वो हम साथ साथ ऑब्जर्व करेंगे कि वो क्या है, ठीक है। अब देखो, अब अगर हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो मान लो हमने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया, कहीं पर भी इधर ले लिया, मान लो ये छोटा सा एलिमेंट हम लेंगे, इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, डेल Q होगा, ठीक है, डेल Q चार्ज होगा। अब इसकी वजह से अगर हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना हो तो कहाँ होगा, वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, तो ये डेल E हो जाएगा।
ठीक है। अब क्योंकि हमें वेक्टर एडिशन करना होता है तो पहले हमें ये देखना होगा क्या इसी का वेक्टर एडिशन सही है। इसके लिए हम सिमेट्री को देखते हैं। तो हम देखेंगे क्योंकि अगर यहाँ पे एक पॉइंट है तो इसी के सिमेट्री में यहाँ पर भी एक पॉइंट होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। फिर से इतना ही होगा, डेल ई सेम इसलिए होगा क्योंकि देखो दोनों के बीच में हर एक का रेडियस क्योंकि सेम है तो हर एक का ये डिस्टेंस जो होगा √r² + y² ये सेम होगा क्योंकि सब में 90 डिग्री का एंगल बनेगा और ये हाइपोटेन्यूज की तरह एक्ट करेगी और ये बनेगा √r² + y²। ये सब में डिस्टेंस सेम होगा तो ये भी डेल ई हो जाएगा। अगर इस डेल ई के हम कॉम्पोनेंट करें तो इधर हो जाएगा, अगर इसे थीटा मान लें तो ये हो जाएगा साइन थीटा, सिमेट्री से ये भी थीटा हो जाएगा तो ये दोनों साइन थीटा के कॉम्पोनेंट हो जाएंगे यानी डेल ई साइन थीटा। यहाँ पे भी डेल ई साइन थीटा और ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से तो यहाँ वाले कंपोनेंट बचेंगे जो कि होगा डेल ई कॉस थीटा। तो इसका मतलब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की तो ई नेट की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ डेल ई कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, कॉस थीटा हो जाएगी। लेकिन अब हमें कंपोनेंट कौन कौन से उठा के रखने हैं, हमें यहाँ से होते हुए पूरा यहाँ पे वापस आके सारे कंपोनेंट्स रखने हैं। ठीक है, अगर हम हाफ रखते तो ट्वाइस डेल ई कॉस थीटा ले लेते। ठीक है, लेकिन इस केस में एक चीज़ अलग है, इसमें देखो हम डेल क्यू जो है ना उस कंपोनेंट को चेंज नहीं करेंगे। नॉर्मली हम डेल क्यू को लैम्डा डी एल लिखते थे, इसके बाकी केसेस में ऐसा हम ना इसलिए करते थे क्योंकि देखो यहाँ पर जो y डिस्टेंस है, ये एक्सेस हमें दिखाई दे रही है, ये डिस्टेंस जो y है ये एक्चुअल में कांस्टेंट है हर एक से, यानी कहीं से भी निकाल लो तो y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। जैसे हम प्रीवियस एग्जांपल देखते हैं, अगर हम ये रोड की बात कर रहे थे, फाइनाइट रोड, इससे हमें यहाँ पर a डिस्टेंस की दूरी पर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना था इस v पॉइंट पे, इस पूरी रोड की वजह से। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि यहाँ पर जो एलिमेंट था वहाँ से हमने उसका डिस्टेंस मान लिया था ये x मान लिया था। तो उसके बाद देखो x की वैल्यू बढ़ रही थी, यहाँ से लेके ये पूरी रोड की लेंथ हमारे पास l थी, तो हमने बोला था कि पहले a से लेकर धीरे धीरे रखते रहो l तक, तो हमने लिमिट लगाई थी a से a + l पर। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या है, अगर आप यहाँ से रखना शुरू करेंगे तो आप बेसिकली एक ही पॉइंट पर रख रहे हैं, हर पॉइंट की दूरी √r² + y² ही रहेगी, कुछ चेंज आएगा ही नहीं। जबकि यहाँ पर देखो दूरियों का चेंज आ रहा था, यहाँ पे अलग डिस्टेंस है, यहाँ पे अलग डिस्टेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, अलग अलग डिस्टेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था, पर अब डिस्टेंस वाइज ये सेम है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, तो कहीं भी आप रख लो डिस्टेंस हमेशा √r² + y² दूरी पर ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, इसलिए ये हमारे पास कांस्टेंट हो जाता है इस केस में y। तो हमें dy जैसी कोई चीज़ लेने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि y बदल ही नहीं रहा, इस केस में x बदल रहा था इसलिए हमने dx लिया था, पर यहाँ पे y नहीं बदल रहा तो हम dy नहीं लेंगे, हम नॉर्मली डेल क्यू में ही काम करेंगे। तो हम ई नेट की वैल्यू यहाँ से अगर निकालेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, डेल ई की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू मतलब छोटे वाले की वजह से ई की होती है KQ/r², तो ये हो जाएगा k, क्यू यहाँ पे डेल क्यू है, बाय r², r कितना है, r ये है यानी √r² + y², और इसका स्क्वायर लेंगे ये रूट हट जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा r² + y²। ये तो वैल्यू हो गई डेल ई की। अब हमें निकालना है कॉस थीटा की वैल्यू, तो कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम देखें बाई सिमेट्री ये थीटा हो जाएगा, तो थीटा = बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा y / √r² + y²। ये थीटा हो जाएगा, ये इसका बेस, ये हाइपोटेन्यूज, तो इट इज़ y / √r² + y²। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि y तो कांस्टेंट है तो k भी कांस्टेंट है, यहाँ से k बाहर आया, y बाहर आया, डिवाइडेड बाय r² + y² की पावर 3/2 भी बाहर बच गया, सिर्फ डेल क्यू का इंटीग्रेशन। अब डेल क्यू को पूरा इंटीग्रेट करेंगे जब हम, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, पूरा रिंग आ रहा है क्योंकि, तो पूरे रिंग का चार्ज कितना है q, तो इंटीग्रेट करके डेल क्यू हमारे पास q ही बन जाने वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर हमारे पास आया KYQ / r² + y² टू द पावर 3/2। इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर है। लेकिन अब हम देखो, अगर हमें निकालना होता सेंटर पे, यानी कि क्या मतलब हुआ, अगर ये रिंग होती तो ये यहाँ पर y दूरी ना होकर बिल्कुल बीच में ये पॉइंट पे होता y, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो इसका मतलब y रेडियस होकर 0 हो गया, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो y को 0 पुट करो इस इक्वेशन में तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, यानी हम एट सेंटर की बात कर रहे हैं, एट सेंटर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ये 0 हो गया। जब ये 0 हो गया तो पूरा टर्म ही 0 हो गया, कि नीचे तो ये 0 हो गया तो r टू द पावर 3 बचेगा और ऊपर की वजह से 0 हो जाएगा, यानी सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास 0 आ रहा है। अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि हम लोग को
मैथमेटिकली नहीं देखना, थियोरिटिकली देखना चाहते हैं, तो क्या करते? तो देखो, रिंग की वजह से हम कोई एलिमेंट ले लेते, मान लो ये एलिमेंट ले लेते, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आता है? इस तरफ आता, ठीक है। इसके अब बिल्कुल सिमेट्री वाइज एक यहाँ पर भी एलिमेंट होता, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आता, तो देखो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाते, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम ही होता, दोनों आर डिस्टेंस की दूरी पर ही होते, रेडियस जितनी दूरी पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जाता, और ऑपोजिट तो कैंसिल हो जाता। इसी तरीके से हर एक के लिए एक ऑपोजिट एग्जिस्ट करता है यहाँ पर, देखो इतनी सिमेट्री के बावजूद। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर जो है रिंग पे, वो सीधे सीधे हमारे पास 0 हो जाता। तो ये प्रूव भी हो गया मैथमेटिकली भी और थियोरेटिकली भी। अच्छा, अगर ऐसा हो कि अगर व्हेन y इज ग्रेटर देन r, यानी y बहुत बड़ा हो r से, इसका मतलब क्या हुआ? एक रिंग जब रखी है उससे हम बहुत दूर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। बेसिकली हमने कूलम्ब्स लॉ जब पढ़ा था तो हमने एक एजम्पशन की थी, हम लोग ये जानते थे कि कूलम्ब्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्ज की वजह से लगता है, यानी फोर्सेस बताता है बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। पर हमने कहा था कि मान लो अगर मुझे 2 स्फीयर के बीच में बताना हो डिस्टेंस, तो हम लोग क्या करेंगे? अगर ये डिस्टेंस आप बहुत बड़ा कर दो, इतना बड़ा कर दो कि इसके रेडियस के कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, ठीक है, उस केस में ये एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करते हैं। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। तो बिल्कुल वही बात है कि अगर एक रिंग से बहुत दूर जाके आप वाई मतलब बहुत बड़ा करके इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करेंगे, तो इसका मतलब रिंग को एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करना चाहिए। अगर पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करना चाहिए तो आंसर क्या आना चाहिए? KQ/r², जो कि पॉइंट की वजह से आता है। तो मैथमेटिकली देखते हैं क्या हमारा आंसर वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। देखो, y इज ग्रेटर देन r है। अब y बहुत ज़्यादा बड़ा है r से, तो इसका मतलब हम यहाँ पे r को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं। r को नेग्लेक्ट करेंगे तो e हमारे पास क्या आ जाएगा? KYQ/r तो कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा y क्यूब, क्योंकि स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो y क्यूब, यहाँ से एक y कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई KQ/y²। एकदम सही, KQ/r², क्योंकि डिस्टेंस कितना था इस केस में? y था। y दूरी पर, अब ये डिस्टेंस नहीं निकालेंगे हम लोग, y दूरी, क्योंकि हमने इसे पॉइंट ही तो मान लिया है, ये पॉइंट ही तो मान लिया था रिंग को, तो फिर ये दूरी कितनी बची? y बच गई, तो हमारे पास आंसर आ गया KQ/y² ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसका मतलब जो हमने अजम्पशन की है वो एकदम सही है। अच्छा, तब क्या हो अगर y बहुत छोटा हो जाए r से? मतलब हम रिंग के बहुत पास फाइंड आउट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। उस केस में क्या होगा? क्योंकि y बहुत छोटा हो गया है r से, यानी r काफ़ी बड़ा हो गया है, तो हम इधर y को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। पर हाँ, कोई ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे भी y को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि y 0 थोड़ी हुआ है, r के कंपैरिजन में सिर्फ छोटा हुआ है, तो r के कंपैरिजन में उसे हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी r के साथ ऐड करेंगे तो लगभग r ही आंसर आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालेंगे तो यहाँ से हम y एलिमिनेट कर दिया हम लोग ने, तो बचा r का क्यूब, यानी KYQ/r³। ये हमारे पास आंसर आया है यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है, ठीक है, और अगर y की वैल्यू r से ज़्यादा हो जाती है तो उसके बाद KQ/r² हो जाता है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y²। लेकिन अगर y छोटा होता है r से तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, बाकी सब कांस्टेंट है। इसका मतलब हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसा आएगा हमारे पास? तो ये y डायरेक्शन हो गई, y एक्सिस, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम अब ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर y में सबसे पहले हम ले रहे हैं कि r से छोटा होता रहेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y होगा, ठीक है। इसका मतलब ये तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है एक तरीके से, तो यानी स्ट्रेट चलेगा जब तक लेस देन इतना रहेगा, ठीक है। एट सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0, और उसके बाद क्या हो जाएगा? वो डिक्रीमेंट करना शुरू करेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y², यानी अगर हम यहाँ पे लगाएं उसके बाद ये लगभग ऐसे चलेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हो जाएगा Emax, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर, ठीक है। सेंटर पे ये 0 होगा, ठीक है, और r से कम में इस तरीके से चलेगा और ज़्यादा में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y², यानी यहाँ पर है E1/y² और E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। इस तरीके से ये मूव करेगा। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इसी रिंग को जिस पे पॉजिटिव चार्ज था, मान लो इस पे नेगेटिव चार्ज होता, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता और ये y दूरी पर होती, ठीक है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती? देखो, क्योंकि पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड होती है तो नेगेटिव की वजह से इनवर्ड होगी, तो रिजल्टेंट इस केस में हमारे पास क्या आया था? रिजल्टेंट हमारे पास आउटवर्ड ऐसे बाहर आ गई थी, कोस और साइन के कंपोनेंट करने से ऊपर की साइड आया था। तो उसी तरीके से जब आप निकालोगे नेगेटिव की वजह से तो ये ऐसे नीचे की तरफ आएगा, इस पॉइंट पे नीचे की तरफ।
सिमिलरली हम लोग पॉजिटिव से मतलब जो भी डायरेक्शन आएगी नेगेटिव से उसका उल्टा आएगा। तो अगर हम y को नीचे कर दें, अभी तो हमने नेगेटिव किया था, मान लो y नीचे होता तो पॉजिटिव ही होता और डायरेक्शन इस तरीके से आती आउटवर्ड। यानी अगर आप पॉजिटिव चार्ज जब लेंगे तो ऊपर की साइड आउटवर्ड आएगी, नीचे की साइड भी आउटवर्ड आएगी। पर जब अगर आप नेगेटिव लेंगे तो नीचे से भी इनवर्ड आएगी और ऊपर से भी इनवर्ड आएगी। ठीक है, अगर हम अब y को नेगेटिव ले लें, y को नेगेटिव करें तो यही पैटर्न फॉलो होगा, नीचे की साइड हो जाएगा। यानी 0 के बाद y पहले तो सीधा चलेगी, उसके बाद किस तरीके से जाएगी, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इस तरीके से। और ये भी हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट होगा। इसे मिनिमम नहीं कहेंगे क्योंकि हम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। स्केलर की बात कर रहे होते तो ये मिनिमा हो जाता, लेकिन क्योंकि ये वेक्टर है, डायरेक्शन हम स्पेसिफाई ऑलरेडी कर चुके हैं +y -y, तो ये मैक्सिमम ही रहेगा। अच्छा, मैक्सिमम कैसे निकालते हैं हम मैथमेटिक्स की हेल्प से जानते हैं। अगर हम डिफरेंशिएशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू y को 0 कर दें, यानी किसी का भी मैक्सिमम हम कैसे निकालते हैं, अगर उसका डेरिवेटिव अगर आप 0 कर दो विद रिस्पेक्ट टू जिस पे आपको निकालना है, तो हमेशा जो वैल्यू आती है वो हमें, जैसे कि इस केस में अगर आप dE/dy यानी इसको डिफरेंशिएट अगर आप करो और 0 पुट कर दो तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी r/√2। एक्चुअली y स्क्वायर की वैल्यू आएगी तो +-r/√2 आ जाएगा। तो यानी जब भी डिस्टेंस, इसका रेडियस अगर r/√2 होता है इस रिंग का, मतलब उतनी दूरी पर r/√2 जितनी दूरी पर अगर y हो जाता तो उस उधर इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मैक्सिमम हो जाता। ठीक है, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। या फिर दूसरा तरीका ये भी होता है कि मैक्सिमम वो होती है जहाँ पर स्लोप 0 हो जाएगी। देखो यहाँ पे स्लोप 0 है, बाकी जगह पे कुछ स्लोप है, यहाँ पे स्लोप 0 है, तो इसलिए उस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। तो ये तरीका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने का। एक्चुअल में क्या है, जो ये पोर्शन है ना हमारे पास y/√y² r² + y² 3/2, ये काफ़ी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हुए ऐसी चीज़ें हमारे पास आने वाली है। तो इसका ग्राफ हमें एक बार ध्यान रखना है कि हम फटाफट से बना पाएँ। पहले स्ट्रेट जाता है और फिर इन्वर्स हो जाता है। ठीक है, इस पैटर्न के थ्रू इस ग्राफ को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जिसमें हम ये पढ़ने वाले हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। रिंग तो हम पढ़ चुके, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क। यानी अब ये रिंग पूरी सर्कुलर ना होके हम इसका कुछ हिस्सा लेंगे, उसकी वजह से फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड अब फाइंड आउट कर रहे हैं ड्यू टू ए थिन आर्क एट सेंटर। सेंटर पे फाइंड आउट करने का क्या मतलब है कि यानी ये जो डिस्टेंस होगा, इससे जो दूरी होगी, ये रेडियस ही होगा इस तरीके से। इस सर्कल का, सर्कुलर का एक पार्ट लिया हमने, आर्क लिया, तो ये रेडियस हो जाएगा उसका, तभी हम सेंटर पे निकाल रहे हैं। अच्छा, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि और चीज़ें हमें क्या की बने, यानी चार्ज कितना है इसके ऊपर। हमें दिया है इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, क्योंकि ये है तो लीनियर ही। ठीक है, एक रोड को ही हमने मोड़ दिया आर्क की शेप में, तो ये हो गया हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ठीक है, अब हम कैसे निकालते हैं, वही तरीका कि एक छोटा सा एलिमेंट अज्यूम कर लेंगे। मान लो यहाँ पर हमने एक छोटा सा एलिमेंट अज्यूम कर लिया है। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस तरीके से आउटवर्ड होगा, ये हो जाएगा डेल ई। इसके ऊपर चार्ज हमने डेल क्यू अज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गया। अब क्योंकि हमें वेक्टोरियली ऐड से पहले देखना पड़ता है क्या कैंसिलेशन हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है कि इसमें कुछ चेंजेस आ सके, तो हाँ बिल्कुल ऐसा हो रहा है, क्योंकि है तो सिमेट्री ही ना, तो यहाँ पर एक एलिमेंट और होगा। ठीक है, उसकी वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करोगे तो देखो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट। अगर हम रिजॉल्व करेंगे इसे तो यहाँ पे साइन और कॉस का कंपोनेंट आएगा। उसके लिए पहले हमें थीटा डिफाइन करना होगा। तो हम ये पूरा एंगल मान लेते हैं कि थीटा है, पूरा एंगल थीटा मान लिया, क्योंकि ये है तो आर्क ना, तो सर्कल की आर्क में कोई एंगल ही होगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ का एंगल भी देखना होगा रेजोल्यूशन के लिए, वेक्टर रेजोल्यूशन के लिए। तो यानी ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो हमने ये एंगल कहाँ माना है, थीटा से अल्फा की दूरी पर, यानी ये एंगल हमारे पास अल्फा मान लिया जो हमारे इस बेस के साथ बना रहा है। ठीक है, तो ये बन जाएगा डेल ई कॉस अल्फा और ये बनेगा डेल ई साइन अल्फा। सिमिलरली इसको रिजॉल्व करेंगे तो इधर आएगा डेल ई साइन अल्फा और नीचे ही बनेगा डेल ई कॉस अल्फा। यानी साइन अल्फा के कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे हर केस में। जैसे इसके लिए एक यहाँ पे एलिमेंट है, ऐसे हर एक के लिए एक एक एलिमेंट होगा, तो ये कंपोनेंट्स तो कैंसिल होते रहेंगे। तो नेट हमारे पास आएगा वो तो केवल डेल ई कॉस अल्फा ही आ जाएगा। तो यानी ई नेट जब हम निकालेंगे तो हम निकालेंगे डेल ई कॉस ऑफ अल्फा, इसका इंटीग्रेशन करके निकालेंगे। अच्छा, अब ये तो हो गई बात कि सब कैंसिल होके नेट डायरेक्शन यहाँ पे आएगी और डेल ई कॉस थीटा की फॉर्म में आएगी। आगे देखो, अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें डेल ई निकालना है और डेल ई हमारे पास होगा के क्यू मतलब डेल क्यू बाय आर स्क्वायर होगा हमारे पास। पहली बात तो कि डेल क्यू को हमें चेंज करना पड़ेगा लैम्डा डी एल की फॉर्म में, डेल एल की फॉर्म में, तो इसकी लेंथ भी कुछ माननी पड़ेगी। अगर हम इसकी छोटी सी एक लेंथ मानेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा एंगल भी तो क्रिएट होगा ना इस तरीके से,
तो एंगल जो क्रिएट होगा यहाँ पर, ये जो एंगल आएगा, इस एंगल को हमने डी अल्फा मान लिया, क्योंकि देखो अल्फा से थोड़ा सा आगे बढ़ा है, डी अल्फा हमने मान लिया। ठीक है, ये एंगल डी अल्फा हो गया। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इस पोर्शन की जो हमने छोटा सा डेल क्यू लिया है, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी अपने पास, इसकी लेंथ ध्यान से देखो, थीटा इक्वल टू एल बाय आर का रूल पढ़ा है हमने एक आर्क में, तो डी अल्फा इज इक्वल टू ये लेंथ डिवाइडेड बाय आर, तो यानी ये लेंथ कितनी हो जाएगी, डी अल्फा इंटू आर, यानी आर डी अल्फा। ठीक है, आर डी अल्फा। ओके, तो ये आंसर हमारे पास आ गया। तो हम यहाँ पे क्या रख रहे थे, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब हमें ये देखना है डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो आर ही है हमारे पास, कितनी दूरी पर है, आर पर, तो ये तो आर स्क्वायर ही हो जाएगा। अब सिंपली हमें क्या करना है, डेल ई में डेल क्यू की वैल्यू को पुट करना है। डेल क्यू की वैल्यू पुट करने के लिए, डेल क्यू होता क्या है, लैम्डा डेल एल का मतलब आर डी अल्फा, तो ये पुट कर देंगे, तो डेल ई की वैल्यू अपने पास आ जाएगी के लैम्डा आर डी अल्फा बाय आर स्क्वायर। सिंपल। अच्छा ठीक है, अब एक आर से एक आर तो हो गया कैंसिल। अब ई नेट निकालना है हमें, ई नेट कितना था, इंटीग्रेशन ऑफ डेल ई कोस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से पुट कर दो, पहले इंटीग्रेशन ऑफ डेल ई की वैल्यू पुट करते हैं, के लैम्डा डी अल्फा बाय आर इंटू कॉस अल्फा की वैल्यू चाहिए। अब हमें कॉस अल्फा की वैल्यू हम यहाँ से कैसे निकालेंगे वो ध्यान से देखो। क्या हमें सच में कॉस अल्फा की ज़रूरत है, एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि देखो डी अल्फा में है। ये चीज़ें धीरे धीरे हम प्रैक्टिस से सीखते रहेंगे क्योंकि हमारे पास डी अल्फा आया है, तो कॉस अल्फा तो होना ही चाहिए, डिफरेंशिएट अल्फा के रिस्पेक्ट में होगा, बाकी सब तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ई की वैल्यू, पहली बात तो अच्छा लिमिट्स हमें पुट करनी है सबसे पहले। कॉस अल्फा हमारे पास आ चुका है, लिमिट्स किसकी होगी, अल्फा की होगी। देखो अल्फा हम क्या चाहते हैं, यहाँ से रखते रहो, यानी इस पोर्शन से उठाते रहो, धीरे धीरे अल्फा बढ़ाते रहो और ऐसे जाते रहो। लेकिन अब हम ऐसे नहीं बोल सकते कि यहाँ पर अल्फा 0 या कुछ और होगा, नहीं, हमें अल्फा को थीटा के ही रिस्पेक्ट में बोलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो एक्चुअल में थीटा गिवन होगा हमें आर्क का एंगल, तो हमें थीटा के रिस्पेक्ट में हम कैसे बोलेंगे कि जो बिल्कुल बीचों बीच होगा वो एंगल यहाँ से भी थीटा बाय 2 होगा। मतलब मान लो ये होता, तो ये एंगल थीटा बाय 2 होता और ये माइनस थीटा बाय 2 होता, तो हमें अल्फा को यहाँ से यहाँ तक उठा के रखना है, तो हमें माइनस थीटा बाय 2 से लेकर प्लस थीटा बाय 2 तक रखना है। तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, माइनस थीटा बाय 2 से प्लस थीटा बाय 2 तक। ठीक है, तो अब कांस्टेंट बाहर निकाल लो, वो है के लैम्डा बाय आर, बाहर आ गया, माइनस थीटा बाय 2 से थीटा बाय 2 हमें करना है कॉस अल्फा डी अल्फा। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब कॉस अल्फा का क्या होता है हमारे पास, इंटीग्रेशन साइन अल्फा, तो के लैम्डा बाय 2 इंटू साइन अल्फा माइनस थीटा बाय 2 से थीटा बाय 2 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से अगर ई की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो वो आ जाएगी के लैम्डा बाय आर इंटू साइन थीटा बाय 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन थीटा बाय 2 2 बार आ जाएगा, यानी 2 साइन थीटा बाय 2 आ जाएगा। तो 2 साइन थीटा बाय 2, अब हम के की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आर इंटू 2 साइन थीटा बाय 2। उसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, फाइनली ई की जो वैल्यू आएगी वो हम लोग यहाँ लिखते हैं। ई की वैल्यू अपने पास आ गई है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन ऑफ थीटा बाय 2। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की ड्यू टू आर्क एट सेंटर। बहुत सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसी में कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। अगर हमें ये आर्क सेमी सर्कल बन जाए, यानी इस आर्क को इतनी एक्सटेंड कर दो, इस तरीके से बन जाए मान लो, तब क्या होगा उस केस में। अब सेमी सर्कल के केस में सिर्फ एक चेंज हुआ, वो ये है कि जो थीटा की वैल्यू है वो पाई हो गई, थीटा रेडियंस में है क्योंकि 180 डिग्री होगी, तभी तो हमने ये फॉर्मूला लगाया था ना, थीटा इक्वल टू एल बाय आर, जो रेडियंस में लगता है। थीटा पाई हो जाएगा, देखो 180 हो जाएगा यानी पाई हो जाएगा, थीटा की वैल्यू पाई पुट कर दो, तो पाई बाय 2 का मतलब 90, साइन 90 1 होता है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सीधे हमारे पास आएगी लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी सेमी सर्कल में हमारे पास ये वैल्यू आती है। ठीक है, दूसरा केस हम देखते हैं, ये केस था सेमी सर्कल का। ठीक है, सेमी सर्कल का। सेकंड केस अगर हम देखते हैं तो वो है क्वार्टर सर्कल का। क्वार्टर सर्कल का क्या मतलब हो गया कि मतलब उसको 1/4 कर देंगे, यानी ये सेमी सर्कल अगर था तो इसको हाफ कर दो, यानी इस तरीके से, इतना क्वार्टर सर्कल अगर हो एग्जैक्टली इतना। ठीक है, ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, सारे आर ही है। तो क्वार्टर सर्कल के मतलब क्या हो जाएगा कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 हो जाएगी। देखो पाई बाय 2, तो थीटा को पुट कर दो पाई बाय 2, तो साइन थीटा बाय 2 का मतलब, थीटा बाय 2 का मतलब पाई बाय 2 यानी पाई बाय 4, साइन 45, साइन 45 इज 1/√2,
तो वैल्यू पुट कर दो, E इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू 1 बाय √2। तो यहाँ से अपने पास आंसर आ गया लैम्डा बाय 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आंसर आ जाएगा क्वार्टर सर्कल के केस में। अब हम थर्ड केस देखते हैं। अगर ये पूरा सर्कल होता तो देखो रिंग बन गई, ध्यान से देखो, सर्कल होता तो फिर से रिंग बन गई और हमें सेंटर पे फाइंड आउट करना है। और हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं कि हमारे पास आंसर 0 आता है। वेरीफाई हो जाएगा यहाँ से भी। देखो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए अब थीटा की वैल्यू क्या हो गई, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 थी, यहाँ पे 180 थी, यहाँ पे तो 360 हो गई। 360 का मतलब 2 पाई, तो थीटा को 2 पाई पुट कर दो। ठीक है, थीटा 2 पाई हो गया, तो फिर थीटा बाई 2 कितना होगा, पाई यानी 180। साइन 180 कितना होता है, 0। एन पाई के मल्टीपल्स पे साइन 0 होता है, तो इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास 0 आ गया। ये तीसरी बार हमने वेरीफाई कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रिंग इज 0। तो हम लोग चाहे एक आर्क लें, चाहे एक पूरी रिंग लें और उसको चाहे सेंटर पे निकालें, चाहे वाई दूरी ऊपर ले जाएं, नीचे ले जाएं, किसी भी डायरेक्शन में ले जाएं, हम इजीली किसी भी रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। बस हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि वहाँ से हमें डायरेक्शंस कैसे देखनी है और किस तरीके से फॉलो करना है। 1-2 बार इन डेरिवेशंस को अच्छे से देखने पर आप कर पाएंगे। अब हम एक केस लेने वाले हैं। अभी तक देखो हमने पढ़ा था कि लैम्डा हमारे पास यूनिफॉर्म आ रहा है, यानी हमने जितने भी क्वेश्चंस किए अभी पहले, चाहे वो रोड की वजह से किए या रिंग की वजह से किए, सब में हमने मान लिया कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम मानते हैं कि लैम्डा तो यूनिफॉर्म है ही नहीं, यानी लैम्डा भी चेंज हो रहा है। तब कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम रिंग में करते हैं कि मान लो फिर से हमारे पास एक रिंग है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है सेंटर पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें गिवन सिर्फ एक चीज़ है कि जो इसका लैम्डा है, यानी इसकी सरफेस चार्ज लाइन चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, और वो हमें गिवन है लैम्डा नॉट कॉस थीटा। लैम्डा नॉट कांस्टेंट है, कोई भी वैल्यू है, कॉस ऑफ थीटा। अब थीटा हमें क्या दे रखा है इस केस में, ये रेडियस के साथ बनने वाला एक एंगल थीटा हमने कंसीडर कर लिया है। ये आर रेडियस दिया है, ये भी आर होगा, सारे आर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसके डायरेक्शन को समझने के लिए एक बार हमें इसे क्वाड्रेंट की फॉर्म में बांटना पड़ेगा। जैसे ये रिंग है हमारे पास, ठीक है, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि देखो यहाँ पर थीटा बन रहा है, ठीक है, ये थीटा है, तो यहाँ पर लेकर जाएंगे सिमेट्री से, ये भी थीटा है। इस तरीके से यहाँ भी अगर थीटा खींचेंगे तो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ये सब थीटा थीटा हो गए। ठीक है, अगर मान लो इस एलिमेंट की वजह से हमें फाइंड आउट करना है सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि लैम्डा ना कांस्टेंट नहीं है, वो कॉस थीटा में जा रहा है। अब क्योंकि वो कॉस थीटा में जा रहा है तो कॉस थीटा तो हर क्वाड्रेंट में अलग होता है ना, जरूरत थोड़ी है कॉस थीटा पॉजिटिव हो। तो कई बार लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, ये गलत है। प्लस 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 जरूरी नहीं है, हो सकता है कहीं पे माइनस 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 आ जाए, कहीं भी आ सकता है। ठीक है, वो कैसे पता करेंगे, इसका मतलब हमें कॉस थीटा के बारे में देखना होगा। हमने एक चीज़ पढ़ी है ASTC, ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो इसी हिसाब से हम ट्रिग्नोमेट्रिक के साइन याद करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, फिर टेंजेंट पॉजिटिव और कॉस पॉजिटिव। तो ऑल पॉजिटिव मतलब कॉस थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होगा, कॉस पॉजिटिव तो यहाँ पे कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, पर यहाँ पे कॉस थीटा नेगेटिव होगा दोनों जगह। ठीक है, अब देखो, अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर हम सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास डायरेक्शन क्या आएगी बताओ। ठीक है, या फिर सेंटर से मान लो इस पार्ट पे हम निकालने की कोशिश करेंगे तो ऐसे जाएगी, बाहर जाएगी, सेंटर पे यहाँ से भी बाहर जाएगी। पर अगर सेंटर से इधर की बात करें तो ये अंदर की तरफ आएगी, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, तो यानी इस तरफ आएगी, इसकी वजह से भी अंदर की तरफ आएगी, यानी ऑल ओवर डायरेक्शन इस तरफ जा रही है, हमारा पॉजिटिव की तरफ जा रही है। और हर एक के लिए, नेगेटिव के लिए हर एक पॉजिटिव सिंबल होगा। अगर इसे बीच से आप तोड़ के देखो तो इस तरह के लिए इस तरह के पॉइंट होंगे, सिमेट्री होगी, तो यानी इनकी तरफ इस तरफ जा रही है, इनकी इस तरफ जा रही है। अब इसे रिजॉल्व कर लो, यहाँ पर क्या होगा, डेल ई है मान लो ये, तो यहाँ पे डेल ई कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा डेल ई साइन थीटा। तो ये कंपोनेंट तो सबके कैंसिल हो जाएंगे इन दोनों के। ठीक है, साइन थीटा कंपोनेंट कैंसिल, तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा का कंपोनेंट। तो इसका मतलब ई नेट जो हमारे पास आने वाला है वो आने वाला है डेल ई कॉस थीटा, कॉस थीटा के कंपोनेंट ही आने वाले हैं, ये हमें पता चल चुका है। ठीक है, अब फाइंड आउट करना है हमें डेल ई। डेल ई क्या होगा, देखो डेल ई होता है KQ/R², क्यू का मतलब डेल क्यू। ठीक है, छोटा सा पोर्शन जो हमने माना है
ये वाले हम उसे डेल क्यू मान लेते हैं। डेल क्यू बाय आर स्क्वायर, रेडियस तो सेम रहेगा क्योंकि सबसे आर दूरी है, ठीक है, आर स्क्वायर, ये भी बन गया। अब बात ये है कि जो हम डेल क्यू मानते हैं, यहाँ से डेल क्यू को लेमडा डी एल मानते हैं, लेमडा डेल एल मतलब, ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ से डेल क्यू इज इक्वल टू लेमडा डेल एल, ये हम मानते हैं, छोटी सी लेंथ, ठीक है। डेल एल की वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, पहले तो लेमडा की वैल्यू ही हमें रखनी पड़ेगी, लेमडा नॉट कॉस थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा लेमडा नॉट कॉस थीटा इनटू डेल एल की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। अब डेल एल देखो, छोटा सा पोर्शन है डेल एल की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी आर इंटू छोटा सा एंगल यानी डी थीटा, ये एंगल डी थीटा हो जाएगा, जैसे अभी अभी हम करके आ रहे हैं रिंग में, थीटा इक्वल टू एल बाय आर से करके, एल क्या हो जाएगी, एंगल इंटू रेडियस, तो आर डी थीटा हो जाएगा यहाँ से, आर डी थीटा। बस हमें ये वैल्यू पुट करनी है डेल ई में, तो डेल ई का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो हम नेट ई में सीधे पुट कर देते हैं उसे, ई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी डेल ई कॉस थीटा, तो के डेल क्यू की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, यानी ये वाला लैम्डा नॉट कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा, ठीक है, ये वैल्यू हो गई अपने पास डेल क्यू की। अब डेल क्यू की वैल्यू हो चुकी है, के हो चुका है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा चाहिए, कॉस ऑफ थीटा, ये आ गया हमारे पास, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू हमारे पास, ई की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्डा नॉट कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब क्योंकि इंटीग्रेशन डी थीटा के रिस्पेक्ट में है, थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से उठा के पूरे रिंग को कवर करना है, यानी थीटा हमारा पूरा 2 पाई तक जाएगा, 0 से 2 पाई, तो ये लिमिट हो जाएगी 0 से 2 पाई हमारे पास। तो ये अब बेसिक इंटीग्रेशन है, कॉस स्क्वायर को आप साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे और आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में पोस्ट करेंगे, ठीक है। ये आपके लिए एक एक्सरसाइज रहेगी, तो अब इसे अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे, तभी हम नेक्स्ट क्लास में लीनियर चार्ज डेंसिटी के बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी पे आ पाएंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो। अब हम डिस्क की बात करेंगे अगली क्लास में, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।